everyone, this side Aksa and welcome back to my channel Aksa's Learning Hub once again. तो नाउ हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही है, नॉट विद विद पर्टिकुलर कंट्री बट इट इज़ अबाउट होल यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइक फीचर विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ दिस वीडियो इज़ द इन्फोर्समेंट एंड चैलेंजेस. जैसे कि हम लोग कानून तो बना लेते हैं बोथ इन नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, बट वी नीड इन्फोर्समेंट, वी नीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर लॉज, राइट. तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फोर्समेंट और चैलेंजेस, मतलब लॉ को इन्फोर्स करने में क्या क्या चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. तो इन्फोर्समेंट एंड चैलेंजेस बोथ वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. तो दिस टॉपिक कंट्रीब्यूट्स विद सब टॉपिक्स विच इंक्लूड्स इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है और एक होता है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. नाउ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, देन R2P. ये सारी चीज़ें क्या होती है, वी विल श्योरली रीड एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंड, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी अबाउट होल द पॉइंट्स विच इज़ गिवन बिलो राइट हियर. आफ्टर दैट कंप्लायंस एंड स्टेट अकाउंटेबिलिटी. It stands for the aids which internationally the United Nations provide to the rest of the country who actually needs it, and state accountability that the whichever or whatever the war has been occurred, उसकी responsibility कौन उठाएगा. तो whole thing has been examined by itself the United Nations. सबसे पहले बात करें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता क्या है. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है. अ लॉ विच इज़ मेड फॉर होल नेशन इफ़ अ नेशंस पीपल इज़ गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स और एनीथिंग. ठीक है. तो उसका जो पूरा राइट अगर वो नेशन नहीं दे रहा है, फिर हम जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. एंड देन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ. नाउ व्हाट इज़ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. सो जब वॉर जोन होता है, जब किसी पीरियड में वॉर जोन होता है या फिर किसी जगह पर लड़ाई हो रही होती है, तो उस प्रिवेलिंग वॉर को हम लोग वॉर जोन कहते हैं. क्लियर कि वॉर जोन किसे कहते हैं. ठीक है. तो प्रिवेलिंग टाइम ऑफ वॉर इज़ कॉल्ड वॉर जोन. नाउ अब वॉर जोन में जितने भी लोगों की हत्याएं होती हैं, डेथ होती हैं, बहुत सारे कैजुअल्टीज़ होती हैं, और भी जितनी जाने जाती हैं, विमेन, मैन, चिल्ड्रन, सबको एक काउंट करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर हम उस चीज़ों पर जो है एग्ज़ामिन करते हैं. तो ये सारा काम किसका होता है, वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर आता है. तो ह्यूमैनिटेरियन रूल्स ड्यूरिंग वॉर जोन है ना. सेकंड ये है कि इसको हम दो और नामों से जानते हैं. लॉ ऑफ वॉर मतलब लड़ाई के वक्त का कानून, और लॉ ऑफ आर्म्ड जोन. ठीक है. तो ये दो, अब ये दोनों जो लॉ ऑफ वॉर है, लॉ ऑफ आर्म्ड जोन है, इसका पर्पस क्या है कि टू स्टॉप अननेसेसरी सफरिंग या टू प्रोटेक्ट सिविलियंस. ठीक है. अननेसेसरी सफरिंग्स का ये है मतलब कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ देखता है कि जो दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है वो अननेसेसरी जो है हमला तो नहीं कर रहा है, या फिर अननेसेसरी मतलब जो मुद्दा है, जो पॉइंट है जिसकी वजह से, जो फंडामेंटल पॉइंट है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, उसके अलावा भी अगर किसी तरीके का नुकसान एक कंट्री दूसरे कंट्री को पहुंचा रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. सेकेंड बात है ये कि हम प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियन को इस लॉ के अंदर. यहाँ पर देखिए मेन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. इस मेन प्रिंसिपल्स में हमें 4 पॉइंट्स देखने हैं. ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल है ना, या ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल है ना. ठीक है. फिर हम देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, फिर हम देखेंगे मिलिट्री नेसेसिटी. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. तो देखिए यहाँ पे आप जैसे समझ सकते हैं कि पहला जो हमारा था ह्यूमैनिटरी प्रिंसिपल, तो पहला प्रिंसिपल ऑफ क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ का कि ह्यूमैनिटी जो है वो प्रिवेल होगा ड्यूरिंग वॉर जोन में भी. ऐसा नहीं है कि वॉर जोन हो रहा है तो हम इंसानियत देखें ही नहीं और अंधाधुंध बस फायरिंग करें और बहुत सारे लोगों की जानें लें. तो ये सारी चीज़ों का जो मेन फोकस इंटरनेशनल लॉ का यही रहता है कि भाई ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं सेफ रहे. ठीक है. सफरिंग ऑफ पीपल आता है ह्यूमैनिटी के अंडर. ठीक है. तो सफरिंग ऑफ पीपल या सफरिंग ऑफ सिविलियंस जितने भी हो रहे हैं उसको एग्जामिन अच्छे तरीके से
कौन करता है, और अननेसेसरी जो सफरिंग्स लोगों की ना हो वो कौन देखता है, वही देखता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। फिर हमारी जो सेकंड है डिस्टिंक्शंस का यही मतलब है कि सोल्जर्स और सिविलियंस के बीच में सेपरेशन। कहने का मतलब सोल्जर्स अपनी जगह हैं, वो वॉर जोन में हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, सिविलियंस जो है प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। फिर हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल है वो बोलता है कि एक्सेसिव फोर्स अवॉइड करना है, ठीक है। एक्सेसिव फोर्स कहने का मतलब एक्सेसिव आर्मी नहीं ला देनी है किसी इतने ऐसे कंट्री पर जिसकी वो पूरी इकोनॉमी ही तबाह बर्बाद कर दे, ठीक है। फिर हमारे साथ यहाँ पर डी नंबर में हमारा क्या है, देखिए मिलिट्री नेसेसिटी। मिलिट्री नेसेसिटी का ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी मिलिट्री फोर्स ही होनी चाहिए। नेसेसरी मिलिट्री फोर्स होने का ये मतलब है इफ़ समवन लाइक दो कंट्री के बीच में जो है लड़ाई हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वन कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर ले। देयर इज़ सम लिमिटेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ विच बोथ टू कंट्रीज हैव टू फॉलो। अब अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल्स वी विल फोकस ऑन दैट कौन सारे प्रोटेक्टेड ग्रुप्स होते हैं अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। कौन से लोग, कौन से ग्रुप, कौन सी कम्युनिटी जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड रहती है इवन ड्यूरिंग द वॉर जोन। सो यहाँ पर सिविलियंस आपके हो जाएंगे, फिर हमारे वुंडेड सोल्जर हो जाएंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो जाएंगे और रेफ्यूजीज़। ये जो चार लोग हैं दे वेयर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ IHR। अब हम देखते हैं इन सिविलियंस को, वुंडेड सोल्जर को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, रिफ्यूजीज़ को, इन सबको प्रोटेक्शन मिलता है किस चीज़ से मिलता है या क्या चीज़ जो है इनको प्रोवाइड की जाती है। तो सिविलियंस की बात जब हम करें तो इनको प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट अटैक्स। जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो सबसे जो फेडेड एरिया होता है वो सिविलियंस का होता है कि सिविलियंस के लिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दो कंट्रीज़ की जो मिलिट्री होती हैं, दो कंट्रीज़ की जो सरकार होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको एक दूसरे से जंग करनी होती है, लड़ाई करनी होती है, तो सिविलियंस यहाँ पर दब के रह जाते हैं। तो इन सब का देखभाल कौन करेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन उठाएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक लॉ बनाया गया है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो कि इनकी जो है प्रोटेक्शन करेगा या देखभाल करेगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट अटैक्स। नाउ वुंडेड सोल्जर जो हमारा सेकंड प्रोटेक्शन के अंडर आता है IHR के, उनको भाई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से मिलती है कि अगर जितने भी वुंडेड सोल्जर्स हैं उनको इमीडिएट अगर मेडिकल सप्लाई, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाए तो उनको उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ वुंडेड सोल्जर अंडर IHR जो उनको प्रोवाइड करता है। बेसिकली कह लो ये एक सोल्जर की जान बचाता है। IHR की ये जो प्रिंसिपल्स के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये सारे जो इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये फैसिलिटीज़ नहीं कहेंगे, इट्स अ फैसिलिटीज़ along with necessary requirement, ठीक है। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइक द हिस्ट्री आप देख लो कि बहुत सारे प्रिजनर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं। साइंटिस्ट फॉर एन एग्जांपल जो भी उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है तो कौन ठहरे, लास्ट में प्रिजनर्स ही ठहरे जिन पे एक्सपेरिमेंट वो लोग करते हैं। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के जो है उनको भी भाई अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किससे, टॉर्चर से। दे वेर गेटिंग टॉर्चर अ लॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रिजन, जब वहाँ वो गुजारते हैं। फिर रेफ्यूजीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल टॉपिक। जैसे कि हम बात करें जब दो कंट्री के बीच में जंग होती है और वहाँ पर प्रिवेलिंग, किसी भी एक कंट्री में प्रिवेलिंग रेफ्यूजीज़ पर बहुत गंदा असर पड़ता है। सिविलियंस की अगर हम बात करें तो सिविलियंस को किसी तरीके से प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे ही देती है। जैसे कि IHR भी इनको प्रोटेक्शन देता है डायरेक्ट अटैक से, बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिनसे वो जो है ना क्या कहते हैं प्री प्रोटेक्शन उनको दे दी जाती है, प्री एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है कि आप ये चीज़ करिए तो आपको इससे प्रोटेक्शन मिलेगी, ज़्यादा आपकी जो है नुकसान नहीं होगा। बट रेफ्यूजीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट उस पर कम फोकस की होती है, उन पर जो भी उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती होती है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेडेड हो जाती हैं ड्यूरिंग दी वॉर जोन। तो रेफ्यूजीज़ को भी हमें ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट मिलता है किसके अंडर में, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर में।
अब अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो इसका ये मतलब है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर ये सोच आई कैसे कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों के, और स्पेशली वॉर जोन्स में लोग जितने भी ज़्यादा घायल होते हैं, उनकी जितनी भी मतलब कि डिससेटिस्फैक्शंस उनके बीच में होती हैं, उनको जितना भी इकोनॉमिक लॉस, सोशल लॉस, कल्चरल लॉस, एथनिक लॉस है ना, ये सारे जो लॉस होते हैं, तो इसके बारे में इंटरनेशनली सोचा कैसे गया, तो इसी को हम सोर्सेज कहते हैं। मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है कि हाउ दिस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसके तीन जो है हमारे वेज हैं, तीन जो हमारे सिचुएशंस हो रखे थे, सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई थी जिनकी वजह से एट द एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनता है। जिनेवा कन्वेंशन पहला, दूसरा हेग कन्वेंशन, देन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। देखिए अब इसको मैं जेनेवा कन्वेंशन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इन एग्जाम यू डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरी कन्वेंशन और जो हमारा कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, नहीं, यू कैन इवन गिव एन ओवरव्यू, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इवन like around one or two conventions which is written out here. So in this video we will understand the Geneva Convention और customary international law वो laws होते हैं जो कि एक unwritten laws होते हैं, ठीक है। ये हमारा jurisdiction है permanent court of justice का, सॉरी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। आपको अब ये जानने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये क्या होता है। बेसिकली मैं ऊपर से ये बता दूं कि आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री खुद अपना जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको जो है अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है और वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ उसी का एक पार्ट है, जुरिस्डिक्शन का एक पार्ट है, जो कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को फॉलो भी करती है। तो ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू हमें समझ आ गई कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। फिर अब हम समझेंगे जेनेवा कन्वेंशन। तो देखिए जेनेवा कन्वेंशन एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जैसे बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं या अगर हम सोर्सेज ऑफ IHR की बात कर रहे हैं तो जेनेवा कन्वेंशन की यहाँ पर बात आएगी। सबसे पहले ये अडॉप्ट कब किया गया था, तो 1949 में इट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, प्लेस। और टोटल के कितने कन्वेंशंस हो रखे हैं यहाँ पर, टोटल आप देख सकते हो 4 जेनेवा कन्वेंशन हो रखे हैं। और 4 जेनेवा कन्वेंशन क्या क्या थे वो भी हम बहुत ही ईजी वे में इसको समझेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू विल सर्च वीडियो ऑन इंटरनेट अबाउट द यूनाइटेड नेशन इन ह्यूमन राइट्स एंड अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ ICC इंटरनेशनल कोर्ट, तो आपको बहुत ही लेंदी जो है ना आपको लेक्चर मिल जाएंगे। बट इन दीज वीडियो, मेरे वीडियोज़ में ऐसा ये है कि आपको एक माइंड मैप मिल जाता है कि किस तरीके से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि शॉर्ट इसके जो वीडियोस हो रखे हैं शॉर्ट नोट्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि इतने कम हमारे पॉइंट ये है हमारे कंटेक्स्ट या फिर हमारे पैरा, नो, हमें बहुत ही अच्छे से इसको समझना है कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो है नोट डाउन करने हैं, ऐड करने हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम जेनेवा कन्वेंशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिख रखा है कि वाई जेनेवा कन्वेंशंस वे मेड। इसका रीज़न क्या था, बनने का रीज़न ही क्या था। उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि 4 जेनेवा कन्वेंशंस क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे जेनेवा कन्वेंशन, जो कि हमने समझ लिया कि 1949 में अडॉप्ट किया था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये हुआ था। अब हम जानेंगे कि भाई जेनेवा कन्वेंशन बना ही क्यों था, जेनेवा कन्वेंशन क्यों बना था। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन है क्या। तो जेनेवा कन्वेंशन इज़ नथिंग बट एन इंटरनेशनल ट्रीटी हु प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड एड टू वॉर विक्टिम्स। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम दीज डेफिनेशन एज यू कैन सी हियर। जेनेवा कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो दावा करती है प्रोटेक्शन देने का और बहुत सारी एड्स प्रोवाइड करने का वॉर टाइम में वॉर विक्टिम्स को। जैसे मास किलिंग्स हो रही हैं, टॉर्चर हो रहा है, सिविलियंस अटैक्स हो रहे हैं। जैसे कि टॉर्चर क्यों मैंने लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था, ये प्रिंसिपल ऑफ IHR में हमने पढ़ा था कि हमें जो सिविलियंस और सोल्जर्स सेपरेट करने हैं। और फिर एक मैंने बात करी थी सफरिंग्स ऑफ सिटीजन्स एंड जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है, जो हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था प्रोटेक्टेड ग्रुप्स में। प्रोटेक्टेड ग्रुप्स में हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी आते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो जेनेवा कन्वेंशन का यही काम है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स प्रोवाइड करती है। तो this is called the Geneva Convention, and this is the reason, actually you can understand here that this is the reason why the Geneva Convention came into existence.
Now we are going to understand about 4 different Geneva Convention. Geneva Convention 1949 में बनने के बाद ऐसा नहीं है कि एक ही कन्वेंशन वहाँ पर हुई थी, यहाँ पर 4 different types of Geneva Conventions हुई थी. Each has their own important and significant role. First Geneva Convention में जो है वो बात की गई थी wounded और sick soldier ऑन लैंड, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे कि आर्मी, बेसिकली हम कह सकते हैं कि आर्मी की बात की गई थी. सेकंड जेनेवा कन्वेंशन में हम देखते हैं कि वुंडेड सोल्जर्स एट सी, तो बेसिकली यहाँ पर नेवी सोल्जर्स है उनकी बात की गई है सेकंड जेनेवा कन्वेंशन में. एंड नाउ थर्ड जेनेवा कन्वेंशंस में हमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की बात की गई है. अब आप ये देखोगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर में अगर इतनी तब्दीलियाँ आई हैं तो वो क्यों आई हैं, क्योंकि पहले जो फोकस मेन जेनेवा कन्वेंशन जहाँ तक कर पाई थी वो आर्मी पर कर पाई थी, इसलिए वुंडेड सिक एंड सोल्जर्स ऑन लैंड की प्रोटेक्शन की बात की गई थी. सेकेंडली वो नेवी पर भी फोकस कर रहे थे कि भी वुंडेड सोल्जर्स एट सी भी होते हैं. थर्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ जो टॉर्चर होता है उस पर ध्यान गया. फिर जो हमारा फोर्थ एंड द लास्ट जेनेवा कन्वेंशन है इज़ टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस ड्यूरिंग वॉर जोन्स. तो ये चारों पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड make sure to write in your exam by making this diagram. Apart from learning the Geneva Convention and 4 different Geneva Convention, we have to also understand about its extra rules जो कि प्रोटोकॉल्स थे. प्रोटोकॉल्स ये होते हैं जो कि एक लिमिटेड और कह लीजिए एक कन्फाइंड रूल्स होते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली आपको ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना है, बस 3 प्रोटोकॉल्स इसको मेंशन करने हैं बाय मेकिंग दिस डायग्राम. पहला और दूसरा जो हमारा प्रोटोकॉल्स था 1977 में हुआ था और लास्ट वाला 2005 में हुआ था. 1977 का फर्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था. सेकंड जो था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था यानी विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री. 2005 में जो प्रोटोकॉल्स थर्ड था वो न्यू प्रोटेक्टिव एम्ब्लेम के लिए था. नाउ आप इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेवा कन्वेंशन भी लिख सकते हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट है. ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ द सिविलियंस, ये प्रोटेक्ट करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को, और भी जितने हमने पॉइंटर्स लिखे हैं यू कैन ईजिली ऐड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेवा कन्वेंशन. नाउ लास्ट पॉइंट हमारा वायलेशन का है. तो वायलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन का मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी कंट्री जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन करती है तो वो डायरेक्ट इंटरनेशनल लॉ पर उंगली उठा रहा है, वो इंटरनेशनल जो कानून बना हुआ है उसको वायलेट कर रहा है, और इसी को हम वॉर क्राइम कहते हैं. So this was all about the international humanitarian law and about the Geneva Convention. अब जैसे हमने बात की थी ह्यूमैनिटेरियन एड की या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की, तो इसमें हम 2 एग्जांपल्स देख सकते हैं, कोसोवो और लीबिया. 1999 और 2011 में 2 ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल लॉ को इंटरवीन करना पड़ा. तो नाटो इंटरवीन्ड अगेंस्ट यूगोस्लाविया टू स्टॉप एथनिक वायलेंस वहाँ हो रहा था. लीबिया में यूनाइटेड नेशन अथोराइज्ड इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट सिविलियंस ड्यूरिंग द सिविल conflict. So Kosovo was about the ethnic violence and Libya was about the protection of civilians.